नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात, कानून की बात में आज हम बात करेंगे आम आदमी के लिए भारत का संविधान का महत्व क्या है, मतलब क्या है और क्यों जानना चाहिए। हम यह बात जानते हैं कि देश का गीता, कुरान, बाइबिल सब कुछ भारत का संविधान ही है और भारत के संविधान की वजह से ही निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी शीर्ष पद पर पहुंचता है और आम आदमी की देश की सेवा करता है, जिसमें समानता का अधिकार मिला हुआ है। उन मौलिक अधिकारों की वजह से ही हम अपने दायित्वों के प्रति भी सजग होते हैं कि हमको जो अधिकार मिले हुए हैं कर्तव्य के माध्यम से उन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। पिछले दिनों भी जब संविधान पर बात होती रही है तो हर बार मैं यही आप सबसे गुजारिश करता हूं कि भारत के संविधान ने हमको आज़ादी की नेमत दी है, लेकिन यह आज़ादी दूसरे की आज़ादी में खलल नहीं डालने तक और दूसरे की आज़ादी की रक्षा करने तक ही सीमित है। आज़ादी हमारी एब्सोल्यूट नहीं है कि हम जो चाहे कर लें, देखा जाएगा क्या परिणाम होगा, नहीं होगा। इसलिए आज़ादी की इस परिभाषा को जब आप याद रखेंगे कि दूसरे को हम डिस्टर्ब नहीं करें, हम अपनी आज़ादी से, चाहे वो रेडियो बजाना हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो हंसना हो, चाहे वो गाना हो, अगर कोई भी आपकी इस आज़ादी से डिस्टर्ब होता है, निश्चित रूप से एक बेहतर नागरिक होने की वजह से भारतीय संविधान ने जो आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, उसमें जो कर्तव्य दिए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए आपको अपनी हंसी को थोड़ा कम करना होगा। कोई रास्ता नहीं है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए गोस्टनर कॉलेज रांची के पूर्व विभाग अध्यक्ष अंग्रेजी और मेरी टीचर हैं पीके डेविड साहब। स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान या भारत का संविधान कहें तो इसका महत्व क्या है, आम आदमी को क्यों जानना चाहिए, क्या मतलब है इसके, जानने नहीं जाने से उसको क्या फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल हमारे सजगता को बनाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी फुटबॉल मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, या इसके पहले हम लोग देख रहे थे क्रिकेट मैच चल रहा था। तो कोई भी इस तरह का खेल होता है तो एक नियम बना रहता है, नियम कानून बनता है, उसी के तहत हम लोग करते हैं। उसी नियम जो बनाए रहते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो जिस तरह से भारतवर्ष में हम हैं, एक ये आज़ाद देश है, तो हमारे यहाँ इतने राज्य हैं और हमारी संख्या इतनी ज़्यादा है, तो इस देश को चलाने के लिए हम नागरिकों को एक स्वतंत्रता देंगे। उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हम सरकार को भी एक फॉर्मेट देंगे, एक नियमावली देंगे जिसके तहत वो काम कर सकें, ताकि वो ऐसा नहीं हो कि पॉलिटिकल जो पार्टी मेजॉरिटी में है वो कुछ ऐसा कदम ले ले, जो ऐसा स्टेप्स ले ले जो हमारी मौलिक अधिकार पर अवहेलना हो। तो इसकी रक्षा के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनता है और इसमें निहित जो हमारे 448 आर्टिकल्स अभी निहित हैं और उसके अधीन हम रहते हैं, सुचारू रूप से अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से रहने के लिए ये संविधान की आवश्यकता जरूर है। हमको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और ये भी जान लेना चाहिए कि इसको बनाने में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 1947 में 27 अगस्त को इसका फॉर्मेशन हुआ था
और उस समय राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने चेयरमैन बनाया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और ये कमिटी फॉर्म हुई और कमिटी ने करीबन 3 साल, लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा इनको, 11 सेशंस में बैठे और इन लोगों ने बहुत बहस और के बाद 60 कॉन्स्टिट्यूशन को इन लोगों ने पढ़ा, 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद, और ऐसा जैसे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का ये इन्होंने उसमें बनाया। शुरू में तो 7 मौलिक अधिकार थे, उसके बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया। इसलिए बनाने के बाद पता चला कि ये एक सुचारू रूप से एक हमारी जो सरकार बनेगी उस पर भी एक लिमिटेशन होगा, ये उस पर भी एक अंकुश लगेगी, ताकि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और सभी जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको इसकी सजगता होनी ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे हम जानते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू रिलीजन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रीडम टू अपना अधिकार को बचाए रखना। तो इसके अगर आप को लगता है कि आपका मौलिक, जैसे कि बच्चों के लिए अभी 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, तो अनिवार्य कर दिया गया है मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, आपके पड़ोस में कोई स्कूल है तो वहाँ आपको दाखिला ले सकते हैं। अगर निजी स्कूल है तो निजी स्कूल में भी ये प्रावधान रखा गया कि 25% वो अपना सीट्स रिजर्व्ड रखें, और सरकारी स्कूल में तो उनका दाखिला हो ही सकता है। अगर मान लिया कि नहीं होता है तो ये आपका मौलिक अधिकार बन चुका है, फंडामेंटल राइट 21A के अधीन। तो आप सीधा, आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं 206 आर्टिकल 226 के अधीन, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अधीन। इसका मतलब है कि आपको ये अश्योर करता है, गारंटी देता है कि आप स्वतंत्र रूप से जो भी आपका मौलिक अधिकार है उसको आप अपना पालन करते हुए इस महान देश में आप अपना जीवन निर्वाह आराम से नहीं। जो अधिकार हैं वो उन अधिकारों के प्रति सजगता तो उन लोगों की है जो लोग सक्षम लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समर्थ लोग हैं, उनको उन अधिकारों के प्रति सजगता है। और अदालतों में देखेंगे तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मैक्सिमम ऐसे ही लोग जाते हैं, ऐसे ही लोग किसी अदालत में ऊपर से नीचे तक जहाँ भी देखें। लेकिन जिनको सचमुच में इस संविधान से रक्षा होनी चाहिए, संविधान का दायित्व बनता है, और संविधान के तहत शपथ लेकर के सरकारों में जाने वाले लोग, जुडिशरी में बैठने वाले न्यायिक पदाधिकारी, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनके हितों की रक्षा की जाए, जो भारत के संविधान ने राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी। डिग्निटी शब्द जो है ये इतना बड़ा शब्द है कि इसकी व्याख्या अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर उसको सही ढंग से जीवन नहीं मिलता है, सही ढंग से खाना नहीं मिलता है, सही ढंग से पालन पोषण नहीं मिलता है, सही पढ़ाई नहीं होती है, तो कैसे समानता के अधिकार के अवेल कर सकेगा? एक दौड़ में 5 तरह के लोगों को लाया जाए और कहा जाए कि बराबर दौड़ो, कैसे दौड़ेगा वो? दौड़ने की व्यवस्था में उसको उस लायक बनाना पड़ेगा ताकि वो भी दौड़ सके, उस काबिल बन सके। उसके पास यह जानकारी नहीं है, तो उसको क्या फायदा है इसके जानने से? हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं मान के यह चल रहे हैं कि हमारे दर्शकों की एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो संविधान नहीं जानते हैं। तो उनको अगर हम बताना चाहते हैं, वो दूसरे को बताना चाहते हैं देखो हमको तो ये अधिकार मिला हुआ है, तो उस हिसाब से कुछ बताया जाए। तो जैसा कि सरकार में, संविधान में निहित है कि 3 अंग हैं इसके, एक लेजिस्लेचर बोलते हैं, दूसरा एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और तीसरा जुडिशियरी हो गया। तो जो एग्जीक्यूटिव है मतलब कि हमारे जो इलेक्टेड काउंसिल मेंबर्स होते हैं। अब लोअर लेवल में चलेंगे तो हमारे जो नेता हैं, हमारे MLAs हैं, जो हमारे प्रतिनिधि करते हैं, तो कम से कम जो इस प्रकार के लोग हैं उनको तो, उनसे तो बात करना ही होगा ताकि वो इसको हाईलाइट करें। और बहुत सारे माध्यम, अब तो बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं, सोशल मीडिया भी आ चुका है, तो अपनी बात को तो चारों तरफ आप रख सकते हैं ताकि उसको जो उनका प्रतिनिधि जो है उस एरिया का, उसको आगे बात को ले जाए
और उनको दूसरी बात यह भी है कि इनको शिक्षित करना, जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, इनको इस बात का अवगत कराना, इसके लिए तो ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने तरफ से वो कुछ ऐसा कार्यक्रम करें और लोगों को बताएं और पत्रकारिता द्वारा बताएं। जैसे कि अभी हम लोग संवाद कर रहे हैं, इससे भी जो देखेंगे उनको भी बहुत सारी बातें मालूम होगी, तो इस तरह से लोगों को जानकारी होगी। हाँ, जैसे कि भारत का संविधान फॉर द पीपुल बाय द पीपुल ऑफ द पीपुल का जो सिद्धांत है, जनता से जनता के लिए जनता के द्वारा, तो सरकारें ऐसी ही बनती हैं और ऐसे ही निगरानी होती है कि एक व्यक्ति जो एमएलए चुना जाता है, एमपी चुना जाता है, वह जाकर के वहाँ पर मंत्री बनता है, एक पार्ट मंत्री बनता है जो सरकार में आ जाता है और चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाता है। बाकी जो अफसर हैं उनको वो गाइड करता है, अपनी पॉलिसीज को लागू कराता है। दिक्कत ये है कि हम जिस एरा में हैं उस एरा में वो जब बन जाता है, बनने के पहले तक तो हमारा सब कुछ सेवा करता है और वहाँ जा कर के वो भूल जाता है कि हम जिससे जीत करके आए हैं, हम अपने वोट का महत्व समझें कि हमारे वोट की कीमत क्या होगी। पहला तो ये है, भारत का संविधान का मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने वोट की कीमत समझे और माने कि वोट नहीं देना कानून द्वारा नहीं बनाए जाने के बाद अपराध है। बिल्कुल, इसलिए कि हम नहीं दे रहे हैं तो हम एक अच्छे व्यक्ति को चुन नहीं पा रहे हैं। और यह राइट राष्ट्रपति को एक ही वोट देने का है और सबसे नीचे बैठा हुआ आदमी जो 18 साल का है, जो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं जानता, उसको भी एक ही वोट देने का राइट है। यह जो राइट इतना बड़ा मिला हुआ भारत के संविधान से, तो वह गारंटी करता है कि हम एक अच्छे व्यक्ति को चुन करके अपना नेता, अपनी सरकार बना सकें और फिर 5 साल बाद उसका रिव्यू भी कर सकें। इस बीच अगर वो बहुत ज्यादा गलती करता है तो हम जुडिशरी में भी जा सकते हैं, जुडिशरी को भी शिकायत कर सकते हैं, ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई देखिए ऐसा है वैसा है। लेकिन अदालतों में मामले इतने लंबे समय तक लंबित चलते हैं, खासकर के इस तरह के मामले, मौलिक अधिकारों के मामले, कि उसमें आदमी टूट जाता है और जाने का रास्ता नहीं सुगम होता है। वो जानता नहीं कि हम कैसे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं। हालांकि पिछले 10 सालों में अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट के प्रयास से नालसा झालसा का जब से गठन हुआ तब से स्थितियों में थोड़ी बदलाव आई है। जी बिल्कुल। लेकिन असल सवाल ये है कि हम तो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, ये हमको पता है कि मौलिक अधिकारों में कुछ है तो ये हमको पूरा होना चाहिए। लेकिन हमारा कर्तव्य भी है, जो कर्तव्य एक वोट वाला सबसे पहला है कि वोट, नदियों को साफ रखने की हमारी भी जवाबदेही है, सरकारों की ज्यादा जवाबदेही है लेकिन हमारी भी जवाबदेही है ना। ये को रिलेशन अधिकार और कर्तव्य का, जो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। तो जिसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरह से हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी बनता है जी। तो ड्यूटी बनता है कि जैसे हमको अगर स्वतंत्रता दी गई है तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि दूसरी की स्वतंत्रता की रक्षा हम करें जी। और हमारे देश की अखंडता को बचाए रखें। ऐसा कुछ नहीं करें जिससे कि हमारे देश की जो अखंडता है वो उस पर कुछ किसी प्रकार का कुघर। यह दायित्व दोनों का, सरकारों का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है। आप अगर बंटवारा करेंगे, जातियों में, धर्मों में बंटवारा करेंगे और उस ढंग से काम करेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा ना, जनता कैसे वो कर सकेगी। तो सरकार तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया ही हुआ है राइट टू रिलीजन। आप अपना धर्म तो आप पालन कर ही सकते हैं, जो भी आप मानते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए प्रावधान है कि आप लॉ, लीगल इश्यूज आप रेज कर सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और जहाँ तक सजगता की सवाल प्रश्न है, तो उसमें तो लोगों को खुद आगे बढ़ के इसको समझना होगा। और जो नहीं समझ सकते हैं उनको, जो हमारे जैसे आपने कहा कि एमएलएज एमपीज हैं, उनको भी समझाने की जरूरत है। और बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि काम करते हैं, जैसे अभी हमने देखा। एक सवाल, जितने लोग शपथ लेते हैं असेंबली पार्लियामेंट में जाने के लिए, तो वो शपथ का मतलब समझते हैं क्या कि मैं जो संविधान के रक्षा की बात कर रहा हूँ, किसकी अखंडता की रक्षा करूंगा, वो इस बात को जानते हैं क्या? वो समझते हैं कि या पढ़ देना है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उस पर फंसना नहीं। ये असल सवाल है। जब वो जानते हैं या उनको बाद में भी जनाने की कोशिश की जाती है, पहचानने और समझाने की कोशिश, तब वो जनता के लिए मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से काम कर सकेंगे। और तब मतलब होगा, जैसे कि अदालतों में होता है ना कि मैं गीता पर हाथ रख करके हाजी नाजी जान करके जो कहूंगा सच कहूंगा, सिर्फ झूठ बोलूंगा, शपथ तो लूंगा। तो ये चीज जो है, इसको कैसे किया जाए?
नहीं, तो इसमें जैसा आपने कहा ना कि समान अधिकार है। जो आज मंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बनता है या एमएलए बनता है, एमपी बनता है, तो वो तो जनता के द्वारा ही बनाया जाता है और हर व्यक्ति को वही अधिकार है। तो जैसे आपने कहा कि भाई अब 5 साल में आपने देख लिया कि वो काम नहीं किया, तो आप देखिए और अच्छे व्यक्ति को आप चुनिए ताकि आगे आपका काम हो। तो जिस प्रांत में हम लोग देखते हैं कि इस तरह की बात होती है, तो उस प्रांत को हम सामने से देख लें कि प्रांत की उन्नति हो रही है और वहाँ लोग ज़्यादा प्रगतिशील हैं और वहाँ हम नहीं ड्यूटी साहब, हम अगर वोट अपना पैसे लेके, कंबल लेकर के, दारू लेकर के, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर बेच देंगे, तो हम कैसे अच्छी सरकार की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिम्मेवारी तो हमारी बनती है, हम खुद जिम्मेवार हैं। 5 साल के बाद तो हमसे माफी मांगने और रिव्यू कराने भी आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि 5 साल के बाद हम रिव्यू कर सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका राइट है और आपको इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप ही ढल जाइएगा, आप ही 5,000 रुपया लेके आप गलत आदमी को वोट दे रहे हैं, आप ही शराब का बोतल लेके दूसरे को वोट दे रहे हैं, तो ये आप में कमी है और इसको समझना होगा कि आप में बहुत शक्ति है। आपको इस संविधान के अंदर बहुत शक्ति दी गई है, तो आप कमज़ोर नहीं हैं। और इसी बात को बताने के लिए कि आप देख लीजिए जहाँ पर हर जगह होता है प्रांत में कि आज जो पार्टी का सरकार है वो 5 साल के बाद बदल जाता है। बदलता कैसे है? बदलता है क्योंकि लोग उसको बदल देते हैं। बदलने के बाद बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वोटर यानी जनता निराश होती है कि बदलने के बाद भी चीज़ों में बदलाव आए। हालांकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि रोटी उलटने पुलटने से ही अच्छी सेकी जाती है, वो जलता नहीं है। ठीक है ना? तो वो कह देने सिर्फ बात नहीं, जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि हम अगर बिकेंगे तो भारत के संविधान ने जो 4 चीजें कही हैं, प्रभुता संपन्न राष्ट्र बने। कैसे बनेगा प्रभुता संपन्न राष्ट्र? तो कैसे बनेगा सौहार्दपूर्ण भाईचारा? ये सब कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि शिक्षा की कमी है। हाँ। उनको शिक्षित करना होगा और ये जिम्मेवारी तो लेनी। संविधान ने जब संविधान के मौलिक अधिकार में ये जोड़ा गया तो ये बहुत महती काम था और इसका लाभ उठाना चाहिए मैक्सिमम लोगों को। हर हाल में बच्चों की पढ़ाई हो। अब तो ये जो ये कानून है, इस कानून और संविधान के तहत में यह हो गया है कि एसएमसी होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जिसमें गांव के लोग ही होंगे। बिल्कुल। अब वहां भी अगर आप मास्टर साहब को छोड़ दीजिएगा निर्बाध, तो कोई भी निर्बाध रहता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड में ही एक संस्था है जो कि बहुत बड़ी संस्था है। अभी इसको व्यक्ति विकास केंद्र बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं। तो वो गांव में यहाँ झारखंड में काम कर रही है और विशेषकर कुछ देर पहले बात हो रही थी कि उनको गांव वालों को सजग कर रहे हैं कि भाई मनरेगा में जो पैसा आपको मिलना है वो आप दस्तखत कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन वो पैसा आपको मिलता नहीं है। जितना पैसा मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता। तो ये आपको प्रावधान दिया गया है कि इतना पैसा आपको मिलेगा, आप ये काम कीजिएगा, आपको इतना पैसा मिलेगा। तो उनको मालूम नहीं था। तो अब ये इस प्रकार का एनजीओ जाके गांव में भी लोगों को बता रहा है, तो उससे बहुत सजग हो गए हैं। मुखिया भी बहुत सजग हो गए। ये मुखिया को बताया जा रहा है कि देखो भाई, तुम्हारी जनता जो तुम्हारे साथ में है, उनके साथ में ऐसी दगाबाजी की जा रही है। जो हमारे अधिकारीगण हैं वो कुछ आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उनको उनके प्रति तो ये सजगता लाने का काम जो है सरकार का भी है और हम जितने अभिभावक हैं उनका भी है, हमारे जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी है और हमारे जो समग्र काम करने वाले जैसे एनजीओज हैं उनका भी ये फर्ज बनता है। समानता का अधिकार संविधान के 14 से 18 अनुच्छेद में है। तो समानता के अधिकार पर थोड़ा बात की। समानता का मतलब क्या है? किस तरह की समानता? जहाँ तक इक्वालिटी का मतलब हो गया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि कहीं आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिजर्वेशन के अलावा जो आप कैटेगरी में आते हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। आप अगर कहीं मकान खरीद रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको वो मौका मिलेगा कि आप वहाँ खरीद सकते हैं। आप ये अधिकार आपको ये भी है कि किसी भी राज्य में जाके आप बस सकते हैं।
तो आपको ये नहीं बोल सकता कि आप झारखंड से आए हैं तो आपको हम बॉम्बे में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं रहने देंगे, या आप केरला में नहीं रह सकते हैं, आप तमिलनाडु से आए हैं तो आपको हम कलकत्ता में नहीं रहने देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। समान रूप से आपको देखना है, जो कि एक वेस्ट बंगाल का नागरिक है वही अधिकार एक तमिलनाडु के नागरिक को भी है। तो ये इक्वालिटी हो गया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गया, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया। जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में दाखिला, जैसे हमने कहा अभी आपको कि जो मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को, तो उनको ये समान अधिकार दिया गया। और उसमें ये भी बताया गया है, जोर दिया गया है इस बात को कि जिस स्कूल में उनका दाखिला हो तो उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करें। तो जिस प्रकार से अन्य बच्चों को ट्रीटमेंट मिलता है वही ट्रीटमेंट उन बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो ये समानता हर क्षेत्र में, हर लेवल में मिलना है। तो यही समानता का अधिकार। अब थोड़ा सा हम लोग लाइफ ऑफ डिग्निटी पर बात कर लें कि डिग्निटी मतलब क्या होता है। हमको जीने में गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिला हुआ है। ये गरिमा हमारे समझ से परे हो जाता है। हम नेताओं के पीछे पीछे घूमते रहे, अफसरों के पीछे पीछे घूमते रहे अपने ही काम के लिए, जो उनको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गरिमा के साथ जीने के अधिकार की रक्षा की जिम्मेवारी हमारी तो है ही, हम उसके लिए करेंगे। लेकिन जो हमारे सर्वेंट हैं, जिसको मैंने पब्लिक सर्वेंट के बजाय गवर्नमेंट सर्वेंट आजकल कराने का वो टर्म चल पड़ा है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है ना भाई, कि हमारा जो देय है वो दे दें वो नहीं। बिल्कुल। और आजकल तो अगर हमको 25% प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन में जगह नहीं मिलती है तो इमीडिएट उस पर कार्रवाई हो ना। बिल्कुल, तब ना हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होगी। मीडिया में ये छप रहा है और लोग उसको नहीं कान बंद किए हुए हैं। कान बंद किए हुए हैं। नहीं, जैसे आजकल आप मान लिया कि आपका कोई काम रुका हुआ है, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, लेकिन वो काम आपका नहीं हो रहा है जो कि होना जरूरी है, तो आप आरटीआई में चले जाइए। आरटीआई में भी वो प्रावधान है और उस पर एक्शन होगा। लोकपाल में आपका रेफर किया जाएगा केसेस। तो इस तरह से आपको तो बहुत सुविधा दी गई है, इसका उपयोग करना होगा, आपको जानकारी लेनी होगी। ये कमी यहीं पर हो रही है कि हमको सजगता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है। तो जानकारी हम किस तरह से लोगों को दें, इस पर तो गहन विषय है और इस पर सरकार को भी सोचना होगा। और हम जो नागरिक हैं, जो आम जनता, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अपना मंतव्य दें कि इसको हम किस तरीके से, और लोग जो ये सब बातों से अनभिज्ञ हैं उनको हम कैसे बताएं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनका अधिकार क्या है और किस तरह वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो किस तरह से उसके लिए वो काम कर सकते हैं। नहीं, प्रियम्बल से हम शुरू करते हैं, प्रियम्बल पर ही खत्म करते हैं। भारत के संविधान का कंक्लूजन अगर है पूरा का पूरा निचोड़, वो प्रियम्बल है हमारा। नहीं, वो प्रियम्बल ही ठीक से अगर हम समझा सकें, समझा दे लोगों को, तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा से लेकर मौलिक कर्तव्यों का भी पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, नहीं करना है, देश कैसे मजबूत होगा और देश कैसे बर्बाद होगा। ये दोनों चीजें हम बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आप मौलिक अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को नहीं जानेंगे और अधिकारों की सजग हो नहीं जानेंगे, जो अधिकार मिला है उसका उपयोग नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे, तब भी हमारा देश कमजोर होता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में अगर 2 आदमी बीमार रहे, बाकी लोग ठीक रहे, तो वो पूरे परिवार के टेंशन का कारण बनता है बीमार आदमी। बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये हमारी जवाबदेही बनती है कि उस जवाबदेही जो हमको दिया गया, जो हमको देना है, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लगता है। नहीं, कि भाई हमको वोट देने जाना है, 80 साल 90 साल 100 साल के बूढ़े जाकर के वोट दे रहे हो, हमको फुर्सत नहीं मिलता है वोट देने के लिए। तो वो वोट का मतलब समझते हैं तो वोट देने जाते हैं। नहीं, ये भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उसको स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक बार बार, जैसे हैमर ये किया जाता है सोना का गहना बनाने के लिए या लोहे को मोड़ने के लिए, उस ढंग से बार बार बताने और समझाने की जरूरत है, ताकि वहाँ से पढ़ लिख कर के जो लोग जाए, कम से कम वो लोग जो नहीं पढ़ा लिखा है वो उसकी बात छोड़ दें, कम से कम वो लोग जाकर के भारत के संविधान के प्रति जो शपथ लेते हैं उस शपथ के प्रति ईमानदार रहें। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।